बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज जो हम वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है सीनियर एडिटर के टेस्ट की प्रिपरेशन और उसके इंटरव्यू की प्रिपरेशन के हवाले से। ये वीडियो यानी वीडियो जो कंटेंट पर बेस कर रही है वो होगा सब्जेक्ट हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग, जो कि सीनियर एडिटर के प्रोफेशनल पार्ट 2 में से इसमें से इस सब्जेक्ट के कुछ एमसीक्यूज़ आते हैं टॉपिक वाइज। वो टॉपिक मैं इसमें आपको शो कर देता हूँ कि किस किस टॉपिक पर हमने डिस्कशन करनी है। तो सीनियर एडिटर का टेस्ट है एफपीएससी का, बीपीएस 16 के लिए, उसकी टेस्ट की प्रिपरेशन और साथ में ही हम इंटरव्यू के हवाले से भी इसमें डिस्कशन करेंगे। यानी इंटरव्यू में भी इस वीडियो से हम ऐसी डिस्कशन करेंगे कि इंटरव्यू में भी उस हवाले से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मतलब किसी चीज़ की डेफिनेशन पूछ ली जाए तो उस टॉपिक्स के हवाले से हम इसमें डिस्कशन करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का। और हमारे जो टॉपिक हैं जो हमने एमसीक्यूज़ समेत और उसके कोई डेफिनेशंस वगैरह हों वो मिलाकर इस हिसाब से हम इस वीडियो में इन टॉपिक्स को कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक जो था हमारा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, उसका डिस्कशन हम कर चुके हैं। एमसीक्यूज़ भी मैं अपनी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। इस इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग का मैं की डिस्क्रिप्शन जो है वो मैं इसी वीडियो के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यूज़ भी वहाँ से देखे जा सकते हैं और उसके थ्रू आप अपनी तैयारी भी कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कशन करेंगे वो है हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन और कॉस्ट बिहेवियर। इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में इंशाल्लाह, और इसके एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। टॉपिक है हमारा कॉस्ट क्लासिफिकेशन एंड कॉस्ट बिहेवियर। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉस्ट क्लासिफिकेशन और किन बेसिस पर की जाती है और कॉस्ट बिहेवियर किस तरह की होती है, कितने किस्म की कॉस्ट बिहेवियर होती हैं। पहले हम कॉस्ट बिहेवियर की डिस्कशन करते हैं। कॉस्ट बिहेवियर का क्या मतलब है कि एक्टिविटी को चेंज करने से, यानी लेवल ऑफ आउटपुट को चेंज करने से, यानी हम जब अपने नंबर ऑफ़ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारी कॉस्ट जो है उसका बिहेवियर क्या होता है, किस तरह चेंज होती है, टोटल कॉस्ट किस तरह तब्दील होती है। तो इस हवाले से इसमें हम डिस्कशन करेंगे। और कॉस्ट क्लासिफिकेशन में हमने क्या डिस्कशन करनी है कि कितनी किस्म की कॉस्ट होती है। कॉस्ट को भी आगे फिर डिवाइड किया हुआ है, पहले कॉस्ट बाय नेचर डिवाइड किया हुआ है, फिर कॉस्ट बाय फंक्शन कौन सी होती हैं, कॉस्ट बाय आइडेंटिफाइबली क्या होती है, कॉस्ट बाय वेरिएबिलिटी क्या होती है, और कॉस्ट बाय नॉर्मेलिटी एंड अदर कॉस्ट क्या होती हैं। जबकि उसके बाद हमने देखना है कि कॉस्ट बिहेवियर कितनी किस्म की होती हैं। कॉस्ट बिहेवियर 4 किस्म की होती हैं। पहले वेरिएबल कॉस्ट होती है, फिर फिक्स्ड कॉस्ट होती है, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट होती है। इसको हम बारी बारी डिस्कशन करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कॉस्ट बिहेवियर क्या है। कॉस्ट बिहेवियर का मैं डिस्कशन कर चुका हूँ कि एक इंडिकेटर होता है कि लेवल ऑफ आउटपुट को इंक्रीज़ करने से कितने टोटल कॉस्ट में चेंजिंग आती है। इस हवाले से तो उसमें सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, उसके बाद फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल एंड स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट को। तो आइए इसको बारी बारी हम डिटेलली एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पर करते हैं। ये है कॉस्ट बिहेवियर बाय वेरिएबिलिटी, बल्कि ये कॉस्ट बिहेवियर बाय वेरिएबिलिटी है। यानी ये हमारी जो है एक होती है वेरिएबल कॉस्ट, डायग्राम के थ्रू मैंने शो किया, फिर फिक्स्ड कॉस्ट, फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट और फिर स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट। ये इनकी डायग्राम साथ में दी हुई हैं। इस डायग्राम्स को हम समझते हैं आगे। अब सबसे पहले हमने डिस्कशन करनी है कि कॉस्ट अकाउंटिंग में टाइप्स ऑफ कॉस्ट बिहेवियर में वेरिएबल कॉस्ट को हम पहले डिस्कशन करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है जो कि जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स को हम इंक्रीज़ करें,
ये डेफिनेशन साथ लिखी हुई, आप डेफिनेशन पढ़ लीजिएगा। अगर जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट को इंक्रीज़ किया जाएगा उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट जो है वो इनकर्ड होगी। डायग्राम के थ्रू इसको हम समझते हैं। देखिए, कॉस्ट बिहेवियर में हम टोटल कॉस्ट के थ्रू भी डायग्राम के थ्रू देखते हैं और कॉस्ट बिहेवियर बाय पर यूनिट कॉस्ट भी देखते हैं। यहाँ पर हम इसको देखते हैं टोटल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पर यूनिट कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल कॉस्ट में क्या होता है, यहाँ पर हम लेवल ऑफ एक्टिविटी लगा देते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स प्रोड्यूस होंगे, लेवल ऑफ एक्टिविटी, और यहाँ पर हम कर देते हैं कॉस्ट को, यानी ये चीज़ जो है ये कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर भी हम लेवल ऑफ एक्टिविटी इसको कंसीडर करते हैं, यानी एक्स एक्सेस पे जो हमारा काम हो रहा होता है वो लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ यानी नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, और वाई एक्सेस पे हम कॉस्ट को इंडिकेट कर देते हैं कि ये हमारी कॉस्ट है। अब लेवल ऑफ प्रोडक्शन में वेरिएबल कॉस्ट में टोटल कॉस्ट जो है वो ये, अगर हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब अगर इसमें हम एक यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी, फ़र्ज़ करें 5 रुपीज़ 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे। अगर 2 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट कितनी आएगी, फ़र्ज़ करें 10 रुपीज़ आ गई। और 3 अगर हम करते हैं तो 15, यानी 3 यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट कितनी आ गई है, 15 रुपीज़। तो इसका क्या मतलब है कि एक 1 पर 5 रुपीज़ कॉस्ट है, 2 पर 10 रुपीज़ कॉस्ट है, और 3 पर 15 रुपीज़ कॉस्ट है, यानी 0 पर 0 ही। तो फर्स्ट पे इतना, सेकंड पे हमारी जो ये कॉस्ट की लाइन है ये पॉजिटिव अपवर्ड्स की तरफ मूव कर जाएगी, यानी जितने नंबर ऑफ़ यूनिट हम इंक्रीज़ करेंगे उतनी हमारी टोटल कॉस्ट जो है वो वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज़ होगी। एक यूनिट प्रोड्यूस करेंगे तो 5 रुपये की कॉस्ट आएगी, जबकि हम अगर 3 नंबर ऑफ़ यूनिट्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी कॉस्ट 15 पर चली जाएगी। और पर यूनिट कॉस्ट में क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट हमारी फिक्स्ड होती है वेरिएबल कॉस्ट की। वो क्यों फिक्स्ड होती है कि एक यूनिट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, फ़र्ज़ करें उसकी कॉस्ट है 5 रुपीज़, इसी तरह अगर हम सेकंड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसकी यूनिट तो वो 10 हो जाएगा, लेकिन इन दोनों में यानी कॉस्ट टोटल कॉस्ट 10 हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी 5 रुपीज़ ही रहेगी। फिर अगर हम थर्ड यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट हमारी 15 हो जाएगी, लेकिन पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हमारी यानी 5, 10, 15, इन तीनों में गैप कितना रहेगा, 5 का। तो हमारी पर यूनिट कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट में वो फिक्स्ड रहती है। उसके बाद हम देखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को। हमारी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि मीन लेवल ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, अगर नंबर ऑफ़ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हम करें या ना करें ये कॉस्ट हमारी फिक्स्ड ही रहेगी। इसमें एग्जांपल ले लेते हैं हम, रेंट, फैक्ट्री का रेंट है, हम उसमें प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन हम उसका रेंट फ़र्ज़ करेंगे नहीं पे आउट कर रहे, रेंट पे आउट कर रहे हैं, तो इसमें हम क्या देखते हैं कि अगर हम प्रोडक्शन अपनी कंटिन्यू करते भी हैं तो भी हमें रेंट देना पड़ेगा, नहीं भी करते हम प्रोडक्शन किसी वजह से तो भी हमें उस फैक्ट्री के बिल्डिंग का रेंट तो देना पड़ेगा। तो ऐसी कॉस्ट हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट कहलाती है। और फिक्स्ड कॉस्ट में भी हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, दोनों टोटल कॉस्ट के थ्रू देखते हैं कि टोटल कॉस्ट में और पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से भी देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट तो हमारी, अगर हम एक नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं मीन फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है, फ़र्ज़ कर लें ये फिक्स्ड कॉस्ट हमारी है ₹100। फिक्स्ड कॉस्ट है हमारी 100, एक नंबर ऑफ़ यूनिट हम प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट हमारी
100 ही रहेगी। नंबर ऑफ़ यूनिट अगर हम 2 प्रोड्यूस करते हैं, फिक्स्ड कास्ट हमारी आ जाएगी 50 पे, क्योंकि 2 नंबर ऑफ़ यूनिट पे वो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी। अगर हम 3 नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो कॉस्ट हमारी आ जाएगी। तो इसका क्या मतलब है कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट में जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है हमारी। वेरिएबल कॉस्ट में क्या होता है कि पॉजिटिव स्लोप अपवर्ड्स की तरफ जा रहा होता है और इसमें स्लोप डाउनवर्ड्स की तरफ आ रहा है। जितने नंबर ऑफ़ यूनिट हम इंक्रीज़ करते जाएंगे उतनी ही हमारी कॉस्ट डिक्रीज़ होती जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट टोटल कॉस्ट में। और पर यूनिट कॉस्ट में हम देख लेते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट का सॉरी ये जो मैंने डिस्कशन की है ये पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से डिस्कशन हुई है। इसको कहते हैं पर यूनिट कॉस्ट। जितने नंबर ऑफ़ यूनिट हम इंक्रीज़ करते जाएंगे हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट जो है वो डिक्रीज़ होती जाएगी, जबकि टोटल कॉस्ट जो है हमारी वो सेम ही रहेगी जितने मर्ज़ी हम नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस कर लें। तो ये यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इसको काइंडली करेक्ट कर लीजिएगा। पहली डायग्राम जो डिस्कस की है ये पर यूनिट कॉस्ट की है, और सेकंड डायग्राम में हमने जो डिस्कशन की है कि जितने मर्ज़ी हम टोटल कॉस्ट जो है वो हमारी हमेशा फिक्स्ड ही रहेगी। फिक्स्ड कॉस्ट आर दो दैट आर सेम इन टोटल रिगार्डलेस ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस आर सोल्ड। वही है कि हम जितने मर्ज़ी नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करें या जितनी मर्ज़ी सेल करें, लेकिन हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है वो फ़िक्स्ड ही रहेगी, कम या ज़्यादा नहीं होती। लेकिन जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे तो उतनी ज़्यादा हमारी कॉस्ट जो है पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से फ़िक्स्ड कॉस्ट रिड्यूस होती जाएगी। ये था फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जैसे नाम से ज़ाहिर है कि सेमी सेमी मतलब दो दो कॉस्ट इसमें शामिल है, एक होगी फिक्स्ड कॉस्ट और एक होगी वेरिएबल कॉस्ट। इसमें दोनों कॉस्ट शामिल होती हैं। इसको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उससे पहले मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूँ। एग्जांपल ये ले लें कि हमने एक बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने कनेक्शन लगा लिया है PTCL का मोबाइल फ़ोन के लिए। अच्छा, उसमें वो हमें कहते हैं कि आप अगर 800 कॉलें महीने में करेंगे, यानी 800 कॉल्स इफ़ यू आर गोइंग टू मेड इन 1 मंथ, तो आपकी कॉस्ट जो है वो हम आपको कितने बिल चार्ज करेंगे। मीन फ़र्ज़ करें 2000 रुपीज़ बिल वो हमें चार्ज करेंगे अगर हम 800 नंबर ऑफ़ कॉल्स मिलाते हैं तो। लेकिन जैसे ही अगर हम 800 से ऊपर जाते हैं तो हमारी जो बिल का यानी जो हमारा बिल हमें चार्ज करेगी PTCL की कंपनी, तो वो इंक्रीज़ हो जाएगी। मीन हम फ़र्ज़ करें कि कर लेते हैं 1000 कॉल्स मिलाते हैं पर मंथ, तो वो हमें कहते हैं कि 800 तो आपके 800 पे तो 2000 पे जो है वो फ़िक्स होगा। लेकिन 800 से जितनी भी नंबर ऑफ़ कॉल्स आपने मिलाई होंगी उसको हम 5 रुपीज़ के हिसाब से चार्ज करेंगे। मींस हमने 200 कॉल्स एक्स्ट्रा, यहाँ पर 200 कॉल्स एक्स्ट्रा मिलाई हैं, सो पर कॉल हमें वो चार्ज करेंगे 5 रुपीज़। सो टोटल वो हमें चार्ज कर देंगे 200 इंटू 5 1000। सो टोटल बिल वो हमें कितना चार्ज करेंगे फिर 3000। अब इस 3000 में 2000 जो है वो हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है और 1000 जो है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है। तो इस कॉस्ट में दोनों कॉस्ट शामिल हैं, इसलिए इसको हम सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। इसको हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। ये हमारी डायग्राम होगी, इसमें फिक्स्ड कॉस्ट भी रहेगी हमारी, यानी हम जितना मर्ज़ी नंबर ऑफ़ कॉल्स हमारी यहाँ पर इंक्रीज़ हो गई हैं 200 से, तो लेकिन ये जो है 800 तक तो हमारी कॉस्ट या हमारा जो बिल है वो तो सेम ही रहेगा ना, तो ये हमारा फिक्स्ड रहेगा। इससे जितना हम एक्स्ट्रा यूज़ करेंगे वो चीज़ हमारी कहलाएगी वेरिएबल कॉस्ट। यानी हमने अब 200 कॉल्स जो एक्स्ट्रा किए हैं वो कॉस्ट हमें ये पड़ी है, यहाँ से हमने स्टार्ट लेना है, यानी यहाँ से नहीं लेंगे हम स्टार्ट हमने यहाँ से लेना है, क्योंकि ये 800 से अबव कॉल्स मिलाई हैं, इसलिए इसमें हमें वेरिएबल कॉस्ट को चार्ज करना पड़ता है। तो ये हमारा होता है टोटल कॉस्ट के मद में।
यानी टोटल कॉस्ट की डायग्राम इस तरह बनेगी। और अगर हम पर यूनिट कॉस्ट इसको डिस्कशन करें तो फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमारी ग्रेजुअली डिक्रीज़ होगी इसमें। क्यों डिक्रीज़ होगी? क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ कॉल्स हम करेंगे तो हमारी जो ये कॉस्ट है 2,000 की, ये पर नंबर ऑफ़ कॉल्स जो है ये डिक्रीज़ होती रहेगी। तो ये हमारी पर यूनिट कॉस्ट हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है हमारी? के सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे, यानी सर्टेन हम मेरे पास एक कंपनी है, वो डिस्ट्रीब्यूशन का काम, मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, और एस्टिमेट यानी उनका जो रूटीनली काम होता है पर मंथ के हिसाब से मैं बात कर लेता हूँ, वो 2000 बॉक्स तैयार करते हैं। लेकिन अब एक अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद उनका काम बढ़ जाता है उनके पास, यानी ये 200 बॉक्सेस को स्टोर करने के लिए उन्होंने एक ही वेयर हाउस रखा हुआ अपने पास। लेकिन जैसे ही ये सीज़न एंड हो गया, नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट हुआ, तो उनको 2500 बॉक्स की डिमांड आना स्टार्ट होगी। तो और जो इनके पास स्टोर है उसमें कैपेसिटी ही 2000 बॉक्सेस को रखने की है। तो इसके लिए अब 500 एक्स्ट्रा इनको जब बॉक्सेस तैयार करने पड़ेंगे, तो इसके लिए इनको ज़ाहिर सी बात है 500 पीसेस के लिए, 500 बॉक्सेस को स्टोर करने के लिए एक अलग से इन्होंने गोदाम या वेयर हाउस जो है वो अरेंज करना होगा। तो ये जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी उनकी लेवल ऑफ एक्टिविटी 2000 थी, लेकिन वो अगले सीज़न में बढ़ गई है, तो सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी से 500 बॉक्सेस बढ़ गए। इसको कंप्लीट करने या स्टोर करने के लिए इनको एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। उस एक्स्ट्रा कॉस्ट को हम, यानी इस तरह की कॉस्ट को हम स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। इसकी डायग्राम कुछ इस तरह बनेगी कि यानी फिक्स्ड कॉस्ट होगी, नंबर ऑफ़ यूनिट्स हमारे हैं 50 पे, लेकिन अगर हम 50 नेक्स्ट टाइम हमें 100 की डिमांड आ गई तो ये ग्रेजुअली जो है हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की ये डायग्राम होती है। इसको मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि टीचर की मैं एग्जांपल यहाँ पर दे देता हूँ कि अगर हमने एक स्कूल में 1 से 20 स्टूडेंट हायर किए हैं, उसके लिए रिक्वायरमेंट है 2 टीचर्स की, तो हमने 2 टीचर हायर किए हैं। जैसे ही हमें 20 से स्टूडेंट्स ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए, 21 से 40 तक, फिर हम क्या करेंगे, 4 टीचर्स को हायर करेंगे। यानी 1 to 20 अगर स्टूडेंट हैं तो 2 टीचर्स हमने हायर किए हुए हैं। जब 20 से 40 स्टूडेंट आ जाएंगे तो हम 4, यानी 21 से 40 स्टूडेंट आ जाएंगे तो 4 टीचर हायर करने पड़ेंगे। तो ग्रेजुअली जो है हमारी फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो ड्रामेटिकली जो है इंक्रीज़ कर जाएगी आफ्टर सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी के। अब इसका क्या मतलब है कि यहाँ तक तो ये कॉस्ट फिक्स्ड रहेगी, यानी एक स्टूडेंट के लिए, 1 से 20 स्टूडेंट के लिए हमने 2 टीचर हायर किए, उनकी रेमुनरेशन वगैरह ये हर मंथ जो है सेम देंगे। ये हमारी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगी। लेकिन जैसे ही एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट हमारे ज़्यादा होते हैं, या 21 से एक भी स्टूडेंट या 20 और स्टूडेंट आते हैं, तो हमारी कॉस्ट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती जाएगी। और फिर सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी 40, ये सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी है हमारी। ये सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रहेगी। और जैसे ही सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी, यानी एक ये सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी है, एक ये सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी है, एक ये सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी है, जैसे ही सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी को मीट करके एक भी स्टूडेंट ज़्यादा होगा, तो हमारी कॉस्ट जो है ये ऊपर की तरफ इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगी। और फिर एक सर्टन लेवल ऑफ एक्टिविटी पर पहुंचकर ये दोबारा फिक्स्ड होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये थे हमारा टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर, जिसमें 4 तरह के कॉस्ट बिहेवियर होते हैं। एक सेमी
वेरिएबल कॉस्ट को हमने डिस्कस किया, सेमी वेरिएबल को डिस्कस किया, फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्कस किया और स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट को डिस्कस किया। और उनकी डेफिनेशन यहाँ पर देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉस्ट बिहेवियर बाय वेरिएबिलिटी जो भी हमने डिस्कशन की है वो क्या है कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है। वेरिएबल कॉस्ट वेरीज डायरेक्टली विद द आउटपुट। मैंने क्या कहा कि जितने हम नंबर ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे हमारी वेरिएबल कॉस्ट टोटल कॉस्ट में इंक्रीज होगी, जबकि पर यूनिट कॉस्ट में सेम रहेगी ये। हाउएवर द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट, जो कि हम डायग्राम के थ्रू पीछे डिस्कशन कर चुके हैं। अब डायरेक्ट कॉस्ट और द वेरिएबल कॉस्ट, मटेरियल, इसमें मटेरियल कॉस्ट, लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड्स जो हैं ये हमारी एग्जांपल जो हैं वेरिएबल कॉस्ट में आती हैं। उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट हमारी क्या है कि कॉस्ट विद इन अ सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट इन टोटल, हाउएवर दे आल्सो मोर आउटपुट द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट विल फॉल। इसको भी हम डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट को भी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी को जब मीट करेगा तो कॉस्ट हमारी इंक्रीज़ कर जाएगी और फिर सर्टेन लेवल ऑफ एक्टिविटी पे हमारी कॉस्ट जो है वो फिक्स्ड रह जाएगी। ये हमारी स्टेप फिक्स्ड कॉस्ट की डेफिनेशन। और फिर सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या है कि दोनों किस्म की कॉस्ट उसमें इंक्लूड होती हैं, कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती हैं और कुछ वेरिएबल कॉस्ट होती है। और इसकी एग्जांपल है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले लेंगे, टैक्सेस वगैरह जो हैं वो तो फिक्स्ड होते हैं, वो आते ही हैं, जितने हम नंबर ऑफ़ यूनिट कंज्यूम्ड करेंगे उतनी हमारी बिजली की इलेक्ट्रिसिटी के बिल जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन यानी एक्स्ट्रा बिल आता रहेगा। अच्छा, ये था हमारा कॉस्ट बिहेवियर बाय वेरिएबिलिटी। अभी हम डिस्कशन करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती हैं, जो कि ये यूज़ होती है हमारी कॉस्ट शीट में, जिसको हम CGS कहते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट शीट भी कहते हैं हम। सिस्टमेटिक इसको बाद में डिस्कशन करेंगे जब कॉस्ट शीट का कोई चैप्टर आएगा। तो फिर हम देखते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या चीज़ है कि जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्व हो। प्रोडक्शन एक चीज़ की हम यानी रॉ मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गए, ये डायरेक्ट कॉस्ट में जो है इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट यानी प्रोडक्शन करते हुए जो भी कॉस्ट हम इंकर्ड करते हैं जो फिज़िकली आइडेंटिफाइबल हो, ट्रेसेबल हो, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जबकि इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है, वो इसके ऑपोजिट होती है, वो इजीली ट्रेसेबल नहीं होती। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। जबकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या चीज़ें हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जो कि प्रोडक्शन में डायरेक्ट इस्तेमाल होता है। एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम एक कार मैन्युफैक्चरर हैं तो उसमें डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा कि लोहा डायरेक्ट मटेरियल यूज़ होगा, उसमें इंजन इस्तेमाल होता है, इंजन के पुर्जे वगैरह जो होते हैं, सीट्स होती हैं, ये हमारी डायरेक्ट मटेरियल होंगी। उसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल क्या होता है, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती, जैसे कोई ग्रीस वगैरह होगी, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल कहलाती हैं। डायरेक्ट लेबर जो डायरेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व होते हैं। जबकि इनडायरेक्ट लेबर क्या होती है, जैसे सुपरवाइज़र हो गया या एडमिन ऑफिस के जो एक्सपेंसेस स्टाफ होता है वो जो सैलरी वगैरह लेते हैं, और जो वो कॉस्ट जो होती है वो इनडायरेक्ट लेबर में आती है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या हो गए, बिजली हो गई या हमारी जो यानी ट्रेसेबल नहीं हो सकती कि एक प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए, इस तरह की जो भी। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉस्ट बिहेवियर बाय नेचर। बाय नेचर मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है और फैक्ट्री ओवरहेड है या डायरेक्ट एक्सपेंसेस कह दें। मटेरियल को हम डिस्कशन कर चुके हैं। मटेरियल की दो किस्में होती हैं, एक डायरेक्ट मटेरियल होता है, एक इनडायरेक्ट मटेरियल होता है। मटेरियल जो है वो हमारा डायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। यानी कॉस्ट मटेरियल यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट और पार्टिकुलर वर्क ऑर्डर आर प्रोविजन, एग्जांपल क्लॉथ। अगर हम कोई कपड़ा
मिसाल कोई ड्रेस बना रहे हैं, उसमें जो कपड़ा इस्तेमाल हो रहा है, स्टोर यूज़ फॉर मेंटेनिंग मशीन एंड बिल्डिंग, जिस मशीन से उसको तैयार किया जा रहा है वो डायरेक्ट मटेरियल है, कॉटन वेस्ट, ब्रिक्स एक्सेट्रा, ये मटेरियल होते हैं। इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों शामिल होते हैं, इसकी हम डिस्कशन कर चुके हैं। हम लेबर की भी डिस्कशन हो चुकी है कि लेबर कॉस्ट जो है वो डिफाइन एज द टोटल एक्सपेंडिचर बाउंड बाय एम्प्लॉयर। लेबर कॉस्ट की ये डेफिनेशन है, काइंडली इसको गो थ्रू कर लीजिएगा एक बार। अच्छा, अब हम देखते हैं कॉस्ट बिहेवियर बाय फंक्शन। कॉस्ट बिहेवियर बाय फंक्शन क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जितना खर्चा करते हैं अपने प्रोडक्ट को तैयार करने में, उसकी जो कॉस्ट होती है वो कॉस्ट बाय फंक्शन होता है। फंक्शन क्या होता है? डिपार्टमेंटल वाइज जो कॉस्ट इनकर्ड होती है। मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट फ़र्ज़ कर लें एक हमने एक प्रोजेक्ट लेना है, उसमें मशीन वगैरह यूज़ इस्तेमाल होगी, मशीनरी वगैरह, तो वो प्रोजेक्ट लेने के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो देखेगी कि कौन सी कंपनी बेहतरीन होगी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, कौन सी कंपनी की मशीन, या फिर वो जो आपस में डिस्कशन वगैरह हो रही होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, न्यू आइडियाज़ जनरेट करने में। तो ये चीज़ जो है, ये डिपार्टमेंट जो एक्सपेंस करती है, कॉस्ट इनकर्ड करती है, वो चार्ज वो होती है कॉस्ट बिहेवियर बाय फंक्शन। प्री प्रोडक्शन यानी प्रोडक्शन करने से पहले सैंपल के तौर पर जो चीज़ तैयार की जाती है, फिर कन्वर्जन कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, सेलिंग कॉस्ट होती है। इसको हम आगे डिस्कशन करते हैं। इसकी मैं आपको साथ में डायग्राम्स भी शो कर देता हूँ कि ये हमारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम है, ये फिर प्री प्रोडक्शन है, ये हमारी कन्वर्जन कॉस्ट है, ये हमारी जो है प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये हमें सेलिंग कॉस्ट के जो चीज़ें बेच रहे होते हैं सेलमैन्स वगैरह। ये देख लें कि फंक्शन कॉस्ट के अंडर डिपार्टमेंटल वाइज कॉस्ट इनकर्ड होती है, यानी मैनेजमेंट वाइज, कि ये हमारी सेलिंग डिपार्टमेंट है, इन्होंने जो कॉस्ट इनकर्ड की है, ये हमारा दूसरा क्या कहते हैं उसको, सेलिंग डिपार्टमेंट है, इन्होंने बेचने में जितना कॉस्ट इनकर्ड किया है। यानी प्रोडक्शन, एक यूनिट की प्रोडक्शन में इन सारों की कॉस्ट को एडअप किया जाता है। टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर, फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, हम जैसे मैंने जिक्र किया है, इसकी डेफिनेशन मेंशन है, काइंडली इसको गो थ्रू कीजिएगा। मैं इसलिए डेफिनेशन नहीं पढ़ रहा, ओवरव्यू मैंने ब्रीफली सा दे दिया है मुख्तसरन, ताकि वीडियो लंबी ना हो। फिर सेलिंग कॉस्ट, जो सेलिंग डिपार्टमेंट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, जो एडमिन बैठे होते हैं वो देख रहे होते हैं चीज़ों को। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है, मैनेजमेंट स्टाफ आती है, अकाउंट्स वगैरह, अकाउंटेंट वगैरह आ जाते हैं, फिर मैनेजर्स वगैरह, सुपरवाइज़र वगैरह, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है। पॉलिसीज़ जो बनाते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। उसके बाद हमारा फंक्शन जो होगा वो है रिसर्च कॉस्ट। रिसर्च कॉस्ट, न्यू इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट, न्यू एप्लीकेशन मटेरियल और इम्प्रूव्ड मेथड। फिर डेवलपमेंट कॉस्ट, जो न्यू आइडियाज़ वगैरह के साथ आते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, वो इसमें आ जाती है। अच्छा, फिर है, हमने डिस्कशन करनी है टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर बाय कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबिलिटी में क्या होता है कि एक कंट्रोलेबल कॉस्ट होती है, एक अनकंट्रोलेबल कॉस्ट होती है। कंट्रोलेबल कॉस्ट कौन सी होती है कि जो कि मैनेजमेंट की तरफ से इन्फ्लुएंस करने से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता हो, उसको कंट्रोलेबल कॉस्ट कहते हैं। जबकि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट उसके ऑपोजिट होता है। अनकंट्रोलेबल कॉस्ट में मैनेजमेंट की इन्फ्लुएंस इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती,
वो कॉस्ट तो इनकर्ड होनी ही होनी होती है। डेफिनेशन है इसकी, दीज आर द कॉस्ट विच कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्शन ऑफ अ स्पेसिफाइड मेंबर अंडरटेकिंग अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज यूजुअली डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच सेंटर इज हेडेड बाय एग्जीक्यूटिव, द एग्जीक्यूटिव कैन कंट्रोल द कॉस्ट। वही है कि जो हमारा सीनियर होता है उसके डिसीजन की बेस पर यानी उसके इन्फ्लुएंस से कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सकता है, जबकि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इसके ऑपोजिट होता है, उसमें सीनियर के कंट्रोल या डिसीजन या उसके हाथ में कुछ नहीं होता कि कॉस्ट को किस तरह रोका जा सके। ये है हमारी टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर बाय कंट्रोलेबिलिटी। उसके बाद हमने देखना है टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर बाय नॉर्मेलिटी। इसमें भी असल में जो मैं सिर्फ वो चीज़ डिस्कस करूँगा जो कि हमें आगे सीनियर ऑडिटर के टेस्ट के एमसीक्यूज़ और उसके इंटरव्यू के में नॉर्मली जो पूछी जाती हों उसके हवाले से। मीन अब जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया अवॉइड कंट्रोलेबल कॉस्ट और अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है, अनकंट्रोलेबल कॉस्ट क्या होती है। तो इसका थोड़ा सा रफली आइडिया आपके पास हो तो अगर एमसीक्यूज़ भी आया हो तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हों, और इंटरव्यू में भी अगर पूछा जाए तो नॉर्मली आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज़ होती है। तो ये नॉर्मल कॉस्ट की डेफिनेशन है कि कॉस्ट विच इज़ नॉर्मली इनकर्ड at a given level of output under the condition in which that level of output normally attain। abnormal cost क्या होती है it is the cost which is not normally incurred at a given level of output in the condition in which that level। तो ये हमारी नॉर्मल और एबनॉर्मल कॉस्ट थी। उसके बाद हमने देखना है कि कॉस्ट की कौन सी बिहेवियर है, कौन सी अदर कॉस्ट की बेस पर हमने कॉस्ट को देखना है कि अदर कॉस्ट में कौन कौन सी कॉस्ट आती है। अदर कॉस्ट में सबसे पहले प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट है, फिर है डिसीजन मेकिंग कॉस्ट एंड अकाउंटिंग कॉस्ट, फिर है हमारे रेलेवेंट एंड इररेलेवेंट कॉस्ट, शटडाउन कॉस्ट एंड संक कॉस्ट, अवॉइडेबल एंड नॉन अवॉइडेबल कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ट्रेसेबल कॉस्ट एंड ये अदर कॉस्ट में आ जाती हैं। और ये सारी कॉस्ट जो है किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद यानी ये सारी कॉस्ट मिलाकर एक प्रोडक्ट तैयार की जाती है, जिसके बाद उस प्रोडक्ट की हमने प्राइस फिक्स करनी होती है कि इसकी अब कॉस्ट इतनी है और हमने सेल इतना करना है और इतना इसमें से हमने प्रॉफिट मार्जिन रखना है। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है और पीरियड कॉस्ट क्या होती है, इन दोनों के पहले मैं डिफरेंस के बारे में बात कर लेता हूँ। डेफिनेशन आप पढ़ लेना कि डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होती है कि इसको चार्ज किया जाता है नंबर ऑफ यूनिट की बेस पे, जबकि पीरियड कॉस्ट में नंबर ऑफ यूनिट की बेस पर चार्ज नहीं किया जाता। इसको वक्त यानी जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग पीरियड चल रहा होता है उसी में सारे का सारा चार्ज कर दिया जाता है। अब इसको समझाने का एक आसान तरीका, मैं दो तरीक़ों से इसको समझाऊंगा। एक इसमें नॉर्मल मैं एग्जांपल लूँगा जो कि यानी एक लेमैन भी अगर इसको समझना चाहे तो इजीली समझ सकता है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ घर की एक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक फैमिली है। अच्छा चले मैं एक एग्जांपल इसकी ले लेता हूँ कि हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो है 500,000। 500,000 एक अकाउंटिंग पीरियड में हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट है। ये हमारा हो गया टोटल अकाउंटिंग पीरियड, इसमें हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट जो है वो 500 है। टोटल कॉस्ट इसकी हमारी अगर अगर इस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को जो कि एक साल की टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, इसको अगर हम प्रोडक्ट कॉस्ट की बेस पर कंसीडर करेंगे, इसको इस कॉस्ट को हमने प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज करना है, तो जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, जितने नंबर ऑफ़ यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे ज़ाहिर सी बात है हम एस्टिमेट कर लेते हैं साल के शुरू में कि हम नंबर ऑफ़ यूनिट प्रोड्यूस करेंगे 5,000 नंबर ऑफ़ यूनिट हम प्रोड्यूस करेंगे। तो हमने क्या करना है कि
देखना है 500,000 डिवाइडेड बाय 5,000 विच इज़ इक्वल टू 100। यानी एक यूनिट अगर हम 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट की बेस पर, कि अगर हमने फिक्स्ड कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट में चार्ज करना है तो जितने नंबर ऑफ़ यूनिट मीन्स एस्टिमेशन की बेस पे अगर हम 5,000 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो हम 5,000 में से 100 रुपीज़ जो है वो पर यूनिट कॉस्ट को चार्ज करेंगे। अब हम देखते हैं कि अगर हमने अकाउंटिंग पीरियड में एस्टिमेट किया था 5,000 यूनिट का, कि 5,000 यूनिट एस्टिमेशन है कि बन जाएंगी, और हमने अकाउंटिंग ईयर के एंड में फ़र्ज़ करें 4,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए, या हमने प्रोड्यूस कर दिए हैं 10,000 यूनिट। 4,000 यानी उससे जितने हमने टारगेट रखी थी उससे कम, या जितनी हमने एस्टिमेशन ली थी उससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर दिए हैं अकाउंटिंग पीरियड में। तो अब हम देखते हैं कि 500,000 को हमने डिवाइड कर देना है फिर 4,000 पे। तो इससे इसका क्या मतलब है कि 125, इससे आंसर आ जाएगा 125। इसका मतलब है अब हमने एस्टिमेशन की थी कि 100 रुपये पर यूनिट कॉस्ट को चार्ज किया जाएगा, लेकिन जब हमने एक्चुअल प्रोडक्शन की वो 4,000 थी, 1,000 प्रोडक्शन कम हुई है साल में, किसी भी वजह से, कोई भी वजह हो सकती है, रिसेशन हो सकता है, सीजनल बिजनेस हो सकता है, तो हमारे अब कितना हमारा चार्ज होगा, 125 रुपीज़ जो है वो चार्ज होंगे पर यूनिट कॉस्ट में। अब जो 125, अब ये जो इसके थ्रू हम यानी 125 मल्टीप्लाई 4,000 मल्टीप्लाई 100 करें तो बनता है 400,000। यानी हमने 400,000 तो इसके थ्रू रिकवर कर लिया। ये जो 1 लाख जो है ना, जो अभी हमने रिकवर नहीं किया अपनी प्रोडक्शन नंबर ऑफ़ यूनिट्स को बनाने के बाद, तो ये 100,000 जो है ये हमारी कहलाएगी अंडर रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारी कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, अंडर रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। जबकि अगर हम 5,000 यूनिट हैं और हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर लिए हैं, कॉस्ट 500,000 है, तो इसका क्या मतलब है कि 50 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट हमने चार्ज करना है। 50 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट, तो हमने ज़्यादा कॉस्ट रिकवर कर ली है। 5,000 पर हमने कॉस्ट रिकवर कर लेनी थी, लेकिन अब हमने 5,000 एक्स्ट्रा बना लिए हैं, तो इस पर जो कॉस्ट रिकवर्ड या प्रॉफिट हमें हो रहा है, जो भी एक्स्ट्रा हमने प्रोडक्शन किया उसको हम कहेंगे ओवर रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये कंसेप्ट अंडर और ओवर रिकवर्ड फिक्स्ड कॉस्ट का कंसेप्ट जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट में ही होता है, क्योंकि पीरियड कॉस्ट में हम 500,000 को फुली हम इनकम स्टेटमेंट में उठाकर चार्ज कर देते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि ये वक्त के लिहाज से इसको चार्ज किया जाता है, जबकि प्रोडक्ट कॉस्ट में प्रोडक्ट के हिसाब से टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर बाय अदर कॉस्ट। तो प्रोडक्ट और पीरियड कॉस्ट में उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी कि क्या फ़र्क है, प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, और अब रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या है। रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट को मैं दो तरीक़ों से समझाने की कोशिश करूँगा। डेफिनेशन ये आपके सामने मेंशन है, डेफिनेशन को पढ़ लीजिएगा। पहले तो मैं नॉर्मल एग्जांपल आपको देता हूँ घर की मिसाल से। मिसाल, एक फैमिली है, मिस्टर ए की एक फैमिली है, वो एक रेंटेड हाउस में रहते हैं, घर एक किराए पे लिया हुआ है, उसका रेंट वो पे कर रहा है 60,000 पर मंथ, और उसका बिजली का बिल आ जाता है पर मंथ, या गैस का बिल और बिजली का बिल मिला के 6,000 पर मंथ आ जाता है। तो इसको हम जब 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा पर डे रेंट कितना आ जाएगा,
2000 पर डे रेंट आ जाएगा घर का। इसको जब हम 30 पे डिवाइड कर देंगे तो 20 रुपीज़ पर डे हमारा बिजली की कॉस्ट आ जाएगी, जो कि मिस्टर ए फैमिली ने बियर करनी होती है हर मंथ में। लेकिन फिर एक मंथ ऐसा आता है कि ये मिस्टर ए की फैमिली ये डिसाइड कर लेती है कि हमने पिकनिक पे जाना है कहीं। वो घूमने फिरने के लिए मरी चले जाते हैं या स्वात चले जाते हैं, जिधर भी चले जाते हैं वहाँ पर ये 7 डेज़ का स्टे कर लेते हैं। ये मैं ले मैन को समझाने के लिए, यानी अगर ले मैन भी इंशाल्लाह इस एग्जांपल को पढ़ेगा तो उसको इस चीज़ की समझ आ जाएगी कि रेलेवेंट कॉस्ट क्या है और इररेलेवेंट कॉस्ट क्या है। अब वो अपनी डिसाइड कर लेते कि हमने वहाँ पर 7 डे स्टे करना है और 7 डे का होटल का एक्सपेंस इनका फ़र्ज़ करे बन जाता है 50,000 रुपीज़ 7 डेज़ का। तो अब देखें कि क्या ये इनकी जो कॉस्ट है वो 50,000 पड़ रही है वहाँ पर स्टे करने की, या कोई और कॉस्ट भी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब ये गए हैं पिकनिक पर स्वात में या नारायण का खान या मरी, जिधर भी चले गए हैं वहाँ पर इन्होंने 7 डे का स्टे कर लिया। लेकिन ये 7 डे के स्टे के ख़र्चा जो है 50,000 है। तो इसके अलावा भी तो पीछे इनके घर में रेंट का ख़र्चा आ रहा है, जबकि बिजली के बिल के यानी इन्होंने मीटर वगैरह सब कुछ फ्यूज़ वगैरह निकाल के रख दिए हैं। तो अब ये यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है इसकी तो ये सेविंग कर रहे हैं, लेकिन रेंट तो अगर वो इस घर में रहें या ना रहें, जब इन्होंने रेंट पे लिया हुआ है, बेशक ये पिकनिक पर चले गए हैं, मकान छोड़ा नहीं है, तो इनको पर डे के हिसाब से रेंट तो देना ही देना है। तो इनको टोटल कॉस्ट कितनी पड़ रही है? टोटल कॉस्ट इनको कितनी पड़ रही है? 50,000। 7 डेज़ ये वहाँ पर स्टे कर रहे हैं तो 20 रुपीज़ पर डे ये जो है ये बचत कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 140 की इन्होंने बचत की, जबकि 2000 तो इन्होंने देने ही देने हैं, तो ये हो जाएगा 14,000। तो इससे क्या ज़ाहिर होता है कि ये जो 140 है इसकी तो ये बचत कर रहे हैं ना। तो कॉस्ट में ये 140 जो है ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट कहलाएगी, यानी ये ऐसी कॉस्ट है जो कि रेलेवेंट है, इसको हम बचा सकते हैं, सेविंग हो रही है, तो ये हमारी रेलेवेंट कॉस्ट होगी। जबकि 14,000 जो है ये हमारी इररेलेवेंट कॉस्ट होगी, क्योंकि ये हम वो काम करें या ना करें ये कॉस्ट तो इनकर्ड होनी ही होनी है। तो ये हमारी कहलाती है रेलेवेंट कॉस्ट। अब इसको हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं। अकाउंटिंग में कैसे इसको समझेंगे कि ये हमारे पास एक कंपनी है, कंपनी मिसाल ARC की एक कंपनी है हमारे पास, ARC ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज। ARC की कंपनी है, यहाँ से वो स्टार्टअप लेती है 2016 में। फ़र्ज़ करें इन्होंने 2016 में स्टार्टअप लिया, करंटली वो 2020 में 2021 में यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ से वो फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं कि या फ्यूचर में हमने क्या करना है। अब फ्यूचर में क्या करना है नहीं, यानी एक प्रोजेक्ट है वो सोच रहे हैं कि इसको हमने कैसे हैंडल करना है। फ्यूचर में एक प्रोजेक्ट आना है, उसकी प्लानिंग अभी से वो यहाँ पर कर रहे हैं कि उसके लिए किस। अब इसमें देखते हैं कि अब इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए उनके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। ये अल्टरनेटिव 1, ये अल्टरनेटिव 2। अब ये कंपनी फ़िलहाल यहाँ पर स्टैंड कर रही है, 2021 में यहाँ पर स्टैंड कर रही है। अब ये हमारा हो गया A1 A2 और ये हो गया A3। अब इसने क्या करना है, इस डिफरेंस कॉस्ट को भी देखना है, इस डिफरेंस कॉस्ट को भी देखना है, इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है उसको भी देखना है। जो इन तीनों अल्टरनेटिव में मोस्ट सूटेबल इस कंपनी को लगेगा वो उस चीज़ को मोस्ट सूटेबल चीज़ को वो पिक कर लेंगे और डिसीजन उसके हवाले से। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो प्रीवियस कॉस्ट जो है पास्ट में कॉस्ट इनकर्ड की हुई है वो तो हमारी हो जाती है इररेलेवेंट कॉस्ट, यानी उसके हवाले से वो कुछ नहीं सोच रहे होते।
तो ये हमारी कॉस्ट प्रोडक्शन वगैरह जो भी हम कर रहे हैं उसके हवाले से इररेलेवेंट होती है, जबकि ये जो आगे हम कॉस्ट इनकर्ड करने जा रहे हैं फ्यूचर में या उसकी प्लानिंग वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ जो है ये हमारी कहलाती है रेलेवेंट कॉस्ट। यानी जो पास्ट में हुआ है उसको हम इररेलेवेंट कॉस्ट कहते हैं, जो आगे फ्यूचर में होना है उसको हम रेलेवेंट कॉस्ट के मद में देखते हैं। तो उसके बाद ये एग्जांपल दी हुई है रेलेवेंट कॉस्ट और इररेलेवेंट कॉस्ट की एग्जांपल, बल्कि उसके बाद हमने टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर बाय संक कॉस्ट। संक कॉस्ट कौन सी होती है कि कॉस्ट दैट कैन नॉट बी रिकवरेबल ड्यू टू डिसीजन मेड इन द पास्ट लाइक रिसर्च एक्सेट्रा। अब ये एग्जांपल दी हुई है, उसका सोल्यूशन भी दी हुआ है, लेकिन मैं आपको एक इजी एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ कि संक कॉस्ट क्या होती है। पास्ट में जो डिसीजन किए होते हैं उन पर जो कॉस्ट इनकर्ड हुई होती है ना, पास्ट में जो डिसीजन लिए होते हैं उन पे जो कॉस्ट इनकर्ड होती है वो इररिकवरेबल हो, उसको हम कहते हैं संक कॉस्ट। एग्जांपल क्या ले लेते हैं, एग्जांपल है संक कॉस्ट की के ARC ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया हुआ है या प्रोजेक्ट लेने का सोच रहे हैं, लेकिन उसमें जैसे मैंने पहले भी मशीनरी की एग्जांपल दी, उसमें एक मशीन यूज़ होनी है जो कि चाइना से आनी है। फ़र्ज़ करें वो मशीन आनी है चाइना से। अब वो उसके लिए रिसर्च करते हैं पहले कि यार ये प्रोजेक्ट हम ले रहे हैं, इस प्रोजेक्ट में ये मशीन यूज़ होनी है, उसकी कॉस्ट इतनी है, उसको लाने का ख़र्चा इतना होगा, उसकी रिसर्च एंड डेवलप यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो रिसर्च एंड डेवलप करने के बाद जब उसका कॉस्ट एनालिसिस, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस जब करते हैं, CBA कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, उनको लगता है कि यार ये प्रोजेक्ट कंपनी के लिए फ़ायदे में नहीं है, नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंपनी, कंपनी के फ़ायदे में ये प्रॉफिट नहीं है, तो इस प्रोजेक्ट को छोड़ देते हैं। तो वो प्रोजेक्ट लेने की तरफ कोशिश ही नहीं करते। तो ये जो कॉस्ट इन्होंने इनकर्ड की है ना फिर रिसर्च करने में कि मशीन को किस तरह लाया जाएगा, किस तरह, यानी उसकी जो रिसर्च की है सारा प्रोसेस जो उस पर कॉस्ट आई है, वो कॉस्ट फिर इररिकवरेबल होगी। तो ऐसी कॉस्ट जो है ये हमारी संक कॉस्ट कहलाती है। उसके बाद देखते हैं कि कौन सी कॉस्ट है, इस कॉस्ट को हम डिस्कस करते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की ये डेफिनेशन है, लेकिन एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव, सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ना पड़ता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या है कि सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव जो आपके पास अवेलेबल है उसको छोड़ना पड़ता है, ये हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसको हम समझते हैं, इसको भी दो एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगा। पहली एग्जांपल सिंपल सी है, मैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से एग्जांपल दे देता हूँ। अब मिसाल जैसे मैंने जिक्र किया कि एक कंपनी है ARC ग्लोबल इंजीनियरिंग, अब इसकी एग्जांपल मैं दो तरीक़ों से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। पहली एग्जांपल हम ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जैसे मैंने जिक्र किया कंपनी का ARC ग्लोबल इंजीनियरिंग कंपनी है एक, उनके पास एक प्रोजेक्ट आया और उसमें इनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसमें उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है और मैं चला जाता हूँ वहाँ पर इन्वेस्ट कर लेता हूँ 1 मिलियन रुपीज़। 1 मिलियन रुपीज़ इस पर मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ ARC ग्लोबल इंजीनियरिंग के साथ, जिस पर वो मुझे प्रॉफिट मंथली का दे रहे होंगे, यानी एक प्रॉफिट उस पर फिक्स हो जाता है कि हम आपको 1 मिलियन पे 50,000 अमाउंट का पर मंथ प्रॉफिट देंगे। फिर मैं सोचता हूँ कि यार अगर यही 1 मिलियन रुपीज़ का मैं अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट कर लूँ, 1 मिलियन से अगर मैं कोई अपने लिए ख़ुद का बिज़नेस स्टार्ट कर लेता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि एक मंथ में अगर मुझे उस बिज़नेस से 70,000 का प्रॉफिट मार्जिन निकल रहा है और मुझे, तो
इसमें मैं देखता हूँ कि ये हमारे पास फिर सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होगा, ये मेरे पास फर्स्ट चॉइस होगी। तो मैं सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़कर फर्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव या ऑप्शन जो मेरे पास अवेलेबल है उसको गेन करके अपने लिए काम स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि इसमें मुझे इन दोनों ऑप्शन में से मुझे 20,000 का प्रॉफिट आ रहा है, तो इसलिए मैं सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़ दूंगा। इसी तरह मैं एक एग्ज़ाम्पल और ले लेता हूँ कि मेरे पास एक घर है और उसमें ये मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक ज़ाती घर है, यहाँ पर ये घर है मेरे पास। इसमें इतनी सी जगह जो है ये मैं, यानी ये जो जगह मैं फिल कर रहा हूँ इस जगह पर मैं अपनी प्रोडक्शन वगैरह कर रहा हूँ, लेकिन इसके साथ इतना स्पेस जो है ये फ्री पड़ा हुआ है। अब मैं देखता हूँ कि अगर मैं इसको रेंट आउट कर देता हूँ इस जगह को, और उस रेंट से मुझे 20,000 पर मंथ इनकम जनरेट होगी, यानी 20,000 का रेंट मेरे पास आएगा। लेकिन फिर मैं साथ में एक और डिसीजन करता हूँ कि यार अगर इधर यहीं पर मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेता हूँ और उस पर अगर मुझे 30,000 का प्रॉफिट, यानी मैं वहाँ से 30,000 का की इनकम जनरेट कर रहा हूँ, तो फिर मुझे सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव 20,000 जो कि रेंट आउट करना है इस मकान में, फ्री स्पेस को उसको छोड़ना पड़ेगा, जबकि 30,000 जो मुझे प्रॉफिट आ रहा है, इन दोनों के गैप, इन दोनों के डिफरेंस से 10,000 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये जो 10,000 अमाउंट है ये मुझे इन दोनों अल्टरनेटिव में से एक्स्ट्रा बचत आ रही है, तो फिर मैं सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव को छोड़कर उस खाली फ्री स्पेस जो है उसमें ख़ुद का बिज़नेस में कोई और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दूंगा। ये हमारी होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद हम देखते हैं शट डाउन कॉस्ट, कि शट डाउन क्या होती है। शट डाउन कॉस्ट ऐसे कॉस्ट को कहते हैं कि एक बिज़नेस ऑपरेशन है वो किसी डिफ़िकल्टीज़ या रिसेशन वगैरह किसी भी यानी मुश्किल वक्त में या सीजनल इफ़ेक्ट्स की वजह से अपने ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को बंद कर लेती है, लेकिन क्लोज ऑपरेशन एक्टिविटी closed their operational activity but on टेम्परेरी बेसिस, यानी कोई भी बिज़नेस अपने ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ को टेम्परेरी बेसिस पर अगर बंद कर दे तो इसको हम कहते हैं शट डाउन कॉस्ट। यानी शट डाउन कॉस्ट किस तरह कहेंगे कि हमने एक बिज़नेस है हमारे पास, उसकी ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को हमने बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया, लेकिन अब जो हमारे पास उसकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्लेस है या जो बिल्डिंग है हमारे पास, उसका रेंट तो हम देते रहेंगे बेशक हमारा काम जो है वो क्लोज़ हो चुका हो। या कुछ ऐसे बिज़नेस होते हैं कि सीजनली बिज़नेस होते हैं, लेकिन हम उसको अगर इस मंथ यानी 8 मंथ का अगर सीज़न उसका चल रहा होता है और 8 मंथ हम काम करने के बाद उस बिल्डिंग को खाली कर देते हैं, हो सकता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में वो बिल्डिंग फिर हमें रेंट पर मिले ही ना, तो हम 8 मंथ के बाद अपने ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को बंद कर देते हैं, लेकिन हम उस बिल्डिंग को छोड़ते नहीं हैं क्योंकि हमने दोबारा उसमें काम करना होता है। तो वो जो हम रेंट पे करते हैं या फिर हम जो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ को बंद करने के बाद उसी फैक्ट्री में हमारे इक्विपमेंट्स वगैरह तो पड़े रहते हैं, तो उसमें उसके लिए हमें गार्ड्स को भी हायर करना पड़ेगा। तो वो जो गार्ड्स की सैलरी हम देते हैं, इवन दो ऑपरेशन एक्टिविटीज़ आर क्लोज्ड, यूटिलिटी बिल्स, अब गार्ड्स रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है बिजली भी यूज़ होगी, गैस वगैरह भी यूज़ होगी, तो ये बिल, ये एक्सपेंसेस या बिल्डिंग का जो रेंट है, री इंस्टॉलेशन या जो हमने रिपेयरिंग करनी होती है मशीनरी इक्विपमेंट्स की जब हम दोबारा काम स्टार्ट करेंगे वो, या री ओपनिंग जब हम री ओपनिंग करते हैं तो सफाई सुथराई वगैरह में जो कॉस्ट करती है, तो ऐसी कॉस्ट जो कि बिज़नेस ऑपरेशन एक्टिविटीज़ बंद होने के बावजूद भी हम इनकर्ड कर रहे होते हैं, उस कॉस्ट को हम शट डाउन कॉस्ट कहते हैं। सो व्हाट वी कैन से दैट कॉस्ट विच आर कीप incurring even though business operation activities are temporarily off, such costs are called shutdown cost।
ये थी हमारी शट डाउन कॉस्ट। उसके बाद हम देखते हैं उसके बाद है अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसकी डेफिनेशन आपके सामने मेंशन है, डेफिनेशन पढ़ लेना। अवॉइडेबल एंड अनअवॉइडेबल कॉस्ट क्या चीज़ है? टाइप ऑफ कॉस्ट बिहेवियर बाय अदर कॉस्ट में नेक्स्ट जो हमने डिस्कशन करनी है वो है हमारा इम्प्यूटेड कॉस्ट। इम्प्यूटेड कॉस्ट क्या है? इम्प्यूटेड कॉस्ट में भी यही है कि हम करीम पर अगर अपनी गाड़ी को लगा दे तो हमें कितना बेनिफिट होगा, और हम अगर ख़ुद उसको चलाएं तो फिर कितना बेनिफिट होगा। ख़ुद चलाएं तो देखें उसमें एक और चीज़ भी देखनी है कि हम उसमें ख़ुद को भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेल्फ इन्वॉल्वमेंट भी है, गाड़ी भी हमारी, एसेट भी हमारा यूज़ हो रहा है। तो फिर हमने ओवरऑल ही देखना है कि कितना प्रॉफिट हम इससे अर्न कर रहे हैं। और करीम में अगर हम इसको दे दें ड्राइवर को कि यार आप हमारे लिए ये चलाएं और इसमें से हमें मंथ के एंड पर 30,000 दे दें, फिर इन दोनों को डिफरेंस को हम देखते हैं जो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है। लेकिन ये नहीं कि 5,000 का डिफरेंस आ रहा है तो हम कहें कि ये हम खुद ही इसको चला लेते हैं, और उसमें हमने, जबकि यहाँ पर हमने ख़ुद को भी इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। तो दोनों चीज़ों को देखना होता है, उसके बाद जो डिसीजन होता है वो हमारी इम्प्यूटेड कॉस्ट कहलाती है। जो ज़्यादा बेनिफिट हो उसकी तरफ हम मूव कर जाते हैं, ये हमारी कहलाती है इम्प्यूटेड कॉस्ट। फिर उसके बाद ट्रेसेबल और अनट्रेसेबल कॉस्ट होती है। ट्रेसेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि इजीली आइडेंटिफाइबल हो प्रोडक्ट में। हम मिसाल, अगर हम एक पेन मैन्युफैक्चरर कंपनी है तो उसमें पेन का जो ऊपर कवर होता है वो, फिर पियानो का पेन हम ले लेते हैं मिसाल में, तो उसके ऊपर जो कवर होता है वो, उसकी जो बॉडी होती है वो जो ज़ाहरी दिखी जा रही होती है, फिर उसके अंदर जो इंक होती है, ये सारी कॉस्ट, इन चीज़ों पर जो कॉस्ट इनकर्ड होती है उसको बनाने के लिए जो लेबर इस्तेमाल होती है, तो ये चीज़ें जो हैं ये हमारी ट्रेसेबल कॉस्ट में होगी, जो इजीली ट्रेसेबल हो, इजीली आइडेंटिफाइबल हो। जबकि अनकंट्रोलेबल कॉस्ट इसके ऑपोजिट होती है, जो कि इजीली ट्रेसेबल ना हो, वो हमारी अनकंट्रोलेबल कॉस्ट कहलाती है। इसके बाद देखते हैं टाइप ऑफ कॉस्ट बाय अदर कॉस्ट में डिफरेंशियल कॉस्ट आ रहा है। अब डिफरेंशियल कॉस्ट क्या चीज़ है? कुछ लोग कहते हैं डिफरेंशियल और संक कॉस्ट को इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है, लेकिन ये इस तरह नहीं है। डिफरेंशियल कॉस्ट क्या चीज़ है? किसी भी काम को करने के अगर दो तरीके होते हैं, यानी एक काम है उसको दो तरीक़ों से या दो प्रोसेस से परफॉर्म किया जा सकता है। एक प्रोसेस को हम कह देते हैं A1 और एक को कह देते हैं A2। ये एक काम है, इसको दो तरीक़ों से परफॉर्म किया जा सकता है। एक प्रोसेस को हम A1 कह देते हैं, दूसरे प्रोसेस को हम A2 कह देते हैं। फिर हमने इन दोनों तरीक़ों के कॉस्ट को फाइंड आउट करना होता है, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ बोथ ऑफ देम। इन दोनों तरीक़ों के कॉस्ट को हमने फाइंड करना होता है। फिर इन दोनों में से हम देखते हैं कि जो सा इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उस कॉस्ट को हम, फिर वो जो डिफरेंस होता है उसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। जबकि संक कॉस्ट क्या होता है? संक कॉस्ट में पास्ट की जो डिसीजन होते हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं करता, जबकि यानी वो कॉस्ट हमारी पास्ट वाली संक कॉस्ट कहलाती हैं। सॉरी, ये डिफरेंशियल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट को इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया जाता है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट क्या होती है? इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है कि चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम और इन प्रोसेस। यानी अगर पहले एक तरीके से काम कर रहे थे, अब दूसरा तरीका हमने इस्तेमाल कर लिया और कॉस्ट अगर हमारी इंक्रीज़ कर जाती है, तो ये इंक्रीज़ और पहले वाले प्रोसेस में से जो डिफरेंस आता है इस कॉस्ट को हम इंक्रीमेंटल कॉस्ट कहते हैं। जबकि डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है? किसी भी काम को करने के अगर दो तरीके हैं तो इन दोनों तरीक़ों के कॉस्ट को निकाल लिया जाता है, इन दोनों तरीक़ों के दरमियान जो डिफरेंस आएगा इसको हम डिफरेंशियल कॉस्ट कहते हैं। फिर जॉइंट कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट है और कॉमन कॉस्ट है। जॉइंट कॉस्ट क्या चीज़ होती है कि फ़र्ज़ कर लें हमारे पास रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है जिससे हम
एक रॉ मटेरियल है और अगर उसको हम सेपरेशन करें तो उससे दो चीज़ें, दूध की एग्जांपल ले लेते हैं। मिल्क है हमारे पास, रॉ मटेरियल में मिल्क है हमारे पास, उसका सेपरेशन प्रोसेस दो तरीक़ों से किया जा रहा है। सेपरेशन प्रोसेस दो तरीक़ों से कैसे किया जा रहा है कि उससे क्रीम भी बनाई जा रही है, जैसे आजकल मिल्क पैक और ऑलपर की क्रीम आई हुई है, तो क्रीम भी बना रही है और दूध भी बेचा जा रहा है उसमें से। यानी उस रॉ मटेरियल मिल्क को प्रोसेस में से गुजारते हैं जिसमें से दूध और क्रीम बनाकर बेचा जाता है। क्रीम को अब रॉ मटेरियल की टोटल कॉस्ट जो है वो है 400,000, जबकि प्रोसेस की कॉस्ट है 200,000। तो इन दोनों को मिला के टोटल कॉस्ट होगी 600,000। इसको हम कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। ये हमारी जॉइंट कॉस्ट कहलाती है। फिर कॉमन कास्ट है। कॉमन कास्ट की डेफिनेशन, कॉमन कास्ट आर दोज विच आर इनकर्ड फॉर मोर देन वन प्रोडक्ट, job, territory, or any other specific costing unit. They are not capable of being identifiable with individual product and are therefore apportioned on a suitable basis. Example: rent, lighting, supervision cost or common cost, all department located in the factory. तो ये हमारी कॉमन कॉस्ट है जो इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं होती कि किस प्रोडक्ट में कितनी कॉस्ट कॉमन है।